वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार आपका समर्थक के रैपिड रिवीजन बैच में। आज हम लोग जो चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है इवोल्यूशन। मेरा नाम है हेमंत मंडलिक और चलो शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। चैप्टर काफ़ी लंबा है और काफ़ी बड़ा है, ओके, और डिटेल्ड है इसमें सब कुछ। तो बच्चों इसको अच्छे से करके रखिए। सारे ही टॉपिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा है। शुरू का जो बिग बैंग थ्योरी से लेके लास्ट में ह्यूमन इवोल्यूशन तक अलग अलग टॉपिक्स है, इसमें सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पहले जो टॉपिक लगते थे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर भी बाद में क्वेश्चन आने लग गए हैं। सो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड चैप्टर है, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं और लगभग सभी पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल हम लोग उसको छोड़ सकते हैं या निगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन जो है, ठीक है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन जिसमें लिखा है, ठीक है, वो जो है एनालॉगस होमोलॉगस ऑर्गन पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। देन आपका हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ओके, उसके जो फॉर्मूले वगैरह है वो सब अच्छे से करके रखिए। ह्यूमन इवोल्यूशन है उसे अच्छे से करके रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर दिखते हैं, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से करके रखिए और बाकी पूरे चैप्टर को पढ़ के रखिए, ओके। थोड़ा ड्राई टाइप का लगता है कुछ कुछ बच्चों को, क्योंकि हिस्ट्री टाइप का चैप्टर है ना, तो हिस्ट्री सबको ही बोर लगती है, कुछ कुछ को ही इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री में, और कंसेप्चुअल भी है काफ़ी। तो हिस्ट्री और कंसेप्चुअल, तो एक तरह से बायोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसके कंसेप्ट है इसमें। तो थोड़ा बहुत बार चैप्टर जो है ना ये थोड़ा हार्ड जाता है, ओके, भारी लगता है हमें करने में, ओके। तो धीरे धीरे कीजिए, पार्ट में कीजिए, ओके। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। 4 से 5 MCQ लगभग हर साल आते हैं, ओके। तो अच्छे से करके रखिए, ठीक है। याद रखिए इसका जो वेटेज है 4 to 5 MCQ का है, ओके। तो इतने आते हैं, तो इसे हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 MCQ अगर किसी चैप्टर पे आते हैं तो मतलब 20 मार्क है ना। यू कैनॉट इग्नोर द 20 मार्क्स, राइट, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, मैच द पेयर दिया है। इस साइड में देखिए हमें दिया है अबाउट 65 मिलियन, मतलब टाइम लाइन दी हुई है, ठीक है। 500 मिलियन ईयर अगो, 350 मिलियन ईयर अगो, 320 मिलियन ईयर अगो, और सामने देखो क्या दिया है, जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड, द डायनासोर सडनली डिसअपियर। मतलब कौन से उस टाइम पे इवेंट हुए हैं ये दिया है। हमने को मैच द पेयर करना है, वो टाइम के हिसाब से उस टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ है वो अपने को क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। तो 65 मिलियन ईयर अगो, 65 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था, जॉलेस फिशेस प्रोबेबली इवॉल्व्ड, नहीं, डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, हाँ ये हुआ था, ठीक है। सी, लेकिन सब पढ़ लेते एक बार। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड, नहीं ये भी काफी पहले हुआ था। इन्वर्टेब्रेट्स वेर फॉर्म्ड एंड बिकम एक्टिव, ये भी काफी पहले हुआ था। 65 मिलियन ईयर अगो यही हुआ था। कुछ ऐसी थेरीज है कि कुछ एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से क्लाइमेट काफी चेंज हो गया था और इसकी वजह से डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए कुछ ही 100 ईयर में, ओके। तो ये जो है ये हम ए का लगाएंगे सेकंड को, ठीक है। चलो, वैसे अगर आपको शॉर्ट में ढूंढना है तो देख लो ए सेकंड कहाँ पे लिखा है, तो वो फर्स्ट और फोर्थ में लिखा है, देखो ऐसे करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग निकाल लेना बाद में आंसर, ठीक है। अबाउट 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो 500 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था बच्चों, जॉलेस फिश नहीं आई थी 500 मिलियन एगो। 500 मिलियन ईयर वो पहले, मतलब इतनी पुरानी नहीं थी, ठीक है। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड, नहीं ये भी नहीं था, ठीक है। इन्वर्टेब्रेट्स वेयर फॉर्म्ड एंड बिकम एक्टिव, ठीक है। तो ये हुआ था, इन्वर्टेब्रेट्स वेयर एक्टिव, सो 500 मिलियन ईयर अगो ये हुआ था, ओके। चलो, देन अबाउट 350 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था, 350 मिलियन ईयर अगो आपका हुआ था बच्चों जॉलेस फिश प्रोबेबली अपीयर, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, यस, जॉलेस फिश सबसे पहले आई थी, और देन एक मिनट, हाँ, और उसके बाद में आपका आया था ये, तो 320 मिलियन एगो सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड, ठीक है। देखिए ये जो बच्चों क्वेश्चन है ना, ये उस टॉपिक पे है जिसपे सब पहले कभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन इस साल इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। ये टाइम स्केल जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके ऊपर पहले इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखते थे, काफ़ी रेयर दिखते थे, अब ये क्वेश्चन इस साल आया है, ओके। तो इसे हमें अच्छे से करके रखना है। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है उस पे हमें ये करना है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन वैसे के वैसे छापी है इन्होंने। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन्स है,
कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस वो मतलब ऐसा सेंटेंस है, अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, ऐसा सेंटेंस है, उसका एक पार्ट यहाँ लगा दिया, एक पार्ट यहाँ लगा दिया, इन्होंने बस ऐसे क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है। ये है अभी एनटीए का लेवल, जो एनटीए इतना नीट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इतना अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी के से उठा के क्वेश्चन डाल रहा है, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, सेंटेंस भी चेंज नहीं है, पढ़ के देख लीजिए आप, यही मिलेगा आपको सब कुछ इसमें, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप आंसर ढूंढ लीजिएगा, शायद इसमें से आसानी से मिल जाएगा। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी साल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कॉन्वर्जेंट मतलब अलग अलग जगह से एक जगह होने वाले, ठीक है, अलग अलग ओरिजिन है लेकिन एक ही जैसा इवोल्यूशन कर रहे हैं, उनको कहते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नॉट एग्जांपल, एग्जांपल नहीं है, ठीक है, मतलब बाकी सारे एग्जांपल है, एक नहीं है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, यस ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। बटरफ्लाई और बर्ड्स का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन दोनों में विंग्स है, दोनों फ्लाइंग के काम में आते हैं, तो ये क्या है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन एंड डॉल्फिन दोनों जो है, डॉल्फिन जो मैमल्स है, पेंगुइन जो है बर्ड्स है, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन दोनों के पास में फ्लिपर है, दोनों स्विमिंग के लिए उसका यूज करते हैं, तो ये भी क्या है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। फोर लिम्ब ऑफ व्हेल एंड बैट, यस बैट और व्हेल बोथ आर मैमल्स, तो उनका ओरिजिन सेम है, हमें ओरिजिन अलग अलग चाहिए था, यहाँ पे ओरिजिन क्या है, सेम है। और उनके जो फोर लिम्स है, व्हेल के जो फोर लिम्स है वो फ्लिपर्स है, स्विमिंग के लिए यूज होते हैं, और बैट के जो फोर लिम्स है दे आर विंग्स, दे आर यूज फॉर दे आर यूज फॉर फ्लाइंग। तो फोर लिम्ब ऑफ व्हेल्स एंड बैट ये जो है, ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल नहीं है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, तो ये आंसर आ सकता है। लेकिन लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन दोनों सेम काम करते हैं, मतलब ये क्या है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, दोनों देखने के काम में आती है, आइज है ना, तो ये भी क्या है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, तो आंसर बच्चों क्या आएगा, 3। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन इवोल्यूशन अपीयर्स पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखा है, ठीक है, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, लैंग्वेज स्किल। एज सच द इवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीसीज इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अपीयरेंस इज, तो अपने को क्या लगाना है, सिंपल सिंपल भाषा में, इतना क्वेश्चन में काफी सारा लिखा है उन्होंने अच्छे से, लेकिन हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें रामापिते ये जो है सीक्वेंस लगाना है ह्यूमन इवोल्यूशन का। मैंने आपको कहा था ह्यूमन इवोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, इस साल ही क्वेश्चन है, देखिए आया है, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सैपियन, ये सीक्वेंस तो सही लग रहा है ना। रामापिथेकस सबसे पहले आता है, उसके बाद में होमो हैबिलिस है, एग्जैक्टली बाद में नहीं है लेकिन सीक्वेंस वाइज सही है, ठीक है। होमो इरेक्टस बाद में आया था, निएंडरथल और होमो सैपियन, सही लग रहा है ये। फिर अभी आगे के पढ़ते हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस सही है, रामापिथेकस बीच में आ गया, गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे होमो सैपियन सबसे पहले, बाद में रामापिथेकस पूरी तरह से रॉन्ग हो गया है, निएंडरथल मैन रामापिथेकस रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो बच्चों सारे रॉन्ग है, यही सही है सीक्वेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास में तो जल्दी करना पड़ेगा। पैंसपर्मिया, एन आइडिया दैट इज स्टिल फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर मीन्स, पैंसपर्मिया का मतलब क्या होता है। पैंसपर्मिया कहती है कि जो लाइफ के जो स्पोर्स है, लाइफ जो है ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, मतलब बाहर से आई हुई है, स्पेस से आई है, दूसरे किसी प्लैनेट से आई है, ओके ये कह रही है। तो पैंसपर्मिया क्या कहती है कि जो स्पोर्स होते हैं लाइफ के, वो यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके और ये लगभग हर प्लैनेट पे जाते हैं, मार्स पे भी जाएंगे, मून पे भी जाएंगे, अर्थ पे भी आएंगे, जहां पे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहां पे वो क्या होगे, जर्मिनेट होगे, ऐसा पैंसपर्मिया कहती है। ओके तो देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पोर एज अ यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट टू अर्थ, ये है, यही लग रहा है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, नहीं ये नहीं है, इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है, ए बायोजेनेसिस, तो ये ए बायोजेनेसिस, तो ये भी आंसर नहीं आएगा पैंसपर्मिया का। ओरिजिन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन टेस्टिस, ये तो कुछ थ्योरी नहीं है ऐसी कोई, है ना, तो आंसर आपका बच्चों आएगा ये ए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पोर्स एज अ यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट टू अर्थ, दूसरी जगह से लाइफ आई हुई है, ठीक है। ओके तो 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे हमारे पास में, हाँ 4 क्वेश्चन थे इस साल, मतलब अगर इस साल जो थे 4 क्वेश्चन आए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पिछले साल के कुछ क्वेश्चन। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट स्टैनले मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। जो स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट है उसमें उसने क्या क्या मिक्स किया था, ठीक है, उसने वाटर यूज किया था, मीथेन यूज किया था, अमोनिया यूज किया था, हाइड्रोजन यूज किया था, ठीक है। तो वही गैस अपने देखने। CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, मीथेन नहीं होता, फॉर्मूला गलत हो गया तो ये नहीं आएगा आंसर, छोड़ दो इसको। CH4 ये फॉर्मूला सही है, ओके।
तो CH3 वाले जो है ना ये गलत हो गए वैसे, ठीक है, फॉर्मूला गलत लिख दिया है ना। मिथाइल ग्रुप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप लोगे कैसे उसको, फ्री एग्जिस्ट करता है क्या मिथाइल ग्रुप, नहीं, मीथेन करता है, ठीक है। तो ये CH4 ये सही है, ओके। देन ये फार्मूला भी गलत हो गया, देखो यहाँ पे तो बहुत सारे मिस्टेक है ना, ठीक है, तो वही देखना है अपने को बस। CH4H2NH3, तो ये मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया ये सही है, ओके। वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है, कितना होता है 800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये लास्ट जो है दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Following are the two statements regarding the origin of life. Okay. The earliest organism that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobics. Okay. जो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म आया था अर्थ पे वो कह रहा है कि नॉन ग्रीन था, मतलब वो फोटोसिंथेटिक नहीं था, हेटेरोट्रॉपिक था, सही है। एंड प्रिज्यूमली अनएरोबिक, ऑब्वियसली अनएरोबिक था क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं था, तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, सही है। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वेयर द कीमोऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, यस, ये भी सही है कि पहला जो ऑटोट्रॉप था वो कीमोऑटोट्रॉप था, ठीक है, और उसने ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया था, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a correct sequence of event in the origin of life? ओरिजिन ऑफ लाइफ में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है वो अपने को ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मतलब वो जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है ना ओरिजिन ऑफ लाइफ की, उसको अपने को देखना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, ओके। तो सीक्वेंस कैसा आएगा बच्चों अपना, पहले मोनोमर बनेंगे, है ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मीथेन, अमोनिया जैसे, उसके बाद में क्या बनेगा, अमीनो एसिड वगैरह टाइप के बनेंगे, फिर उसके बाद में पॉलीमर बनेंगे, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, शुगर, इससे क्या बनेगा, पॉलीमर्स बनेंगे, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, ये सब बनेंगे। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ओके। उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में एक मिनट, ठीक है, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो क्या पहले आएगा, प्रोटोबायोंट बनेंगे या फिर DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम आएगा, यस, पहले क्या आएगा, प्रोटोबायोंट आएगा बच्चों। देखते हैं अपन आंसर में है क्या ऐसा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कि पहले क्या आएगा, ओके। 2, 3 है ना, तो 2, 3 वाले 2 दिए हैं और इन्होंने भी अपना वो बराबर पकड़ा है, बट मुझे जहां तक प्रोबेबली लग रहा है बच्चों, ठीक है, सबसे पहले प्रोटोबायोंट ही आएंगे और उसके बाद में DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम आएगा, ठीक है। क्योंकि व्हाट इज प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट मतलब उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सेल जैसा नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, एकदम ही सिंपल टाइप का खुद को एनवायरनमेंट सेपरेट कर लेता है बस वो, ठीक है। उसका अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, उसे कहते हैं प्रोटोबायोंट। तो ये पहले आएगा, उसके बाद में फिर DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम जो है काफ़ी एडवांस होता है, तो ये बाद में आएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, 2, 3, 1 एंड 4, 2, 3, 1 एंड 4 मतलब ए आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी जो ह्यूगो डी राइज ने दी थी वो, लार्ज डिफरेंस ड्यू टू म्यूटेशन अराइज ग्रेजुअली इन द पॉपुलेशन, रॉन्ग। म्यूटेशन सडनली आता है, ग्रेजुअली नहीं आता है, ठीक है, कभी कोई म्यूटेशन ग्रेजुअली नहीं आ सकता है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेलेस, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है। वेरिएशंस आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, ओके, तो ये हो सकता है सही, लेकिन म्यूटेशन थ्योरी के रिगार्डिंग में ये नहीं है ना, ये म्यूटेशन थ्योरी का पार्ट ही नहीं है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस इज अ कॉज ऑफ स्पेसिफिकेशन, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। म्यूटेशन थ्योरी जो ह्यूगो डी राइज ने दी थी वो यही कह रही है, क्या कहती थी कि जैसे डार्विन ने जो कहा था, क्या कहा था कि स्मॉल कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है उसकी वजह से स्पीसीज बनती है, नई स्पीसीज बनती है, ओके, पुरानी स्पीसीज से। लेकिन ह्यूगो डी राइज का क्या कहना था, नहीं ये नहीं है, वो क्या कहता था कि जो सडन चेंजेस आते हैं, सडन जो म्यूटेशन आते हैं, सिंगल और बड़ा म्यूटेशन, उसकी वजह से नई स्पीसीज एकदम से बन जाती है, उसने ऐसा कहा था। लेकिन एक्चुअली दोनों सही है, दोनों, बोथ आर द रीजन। स्मॉल कंटिन्यूअस वेरिएशन से भी होता है और कभी कभी म्यूटेशन आता है, उसकी वजह से भी नई स्पीसीज बनती है, तो दोनों आर, बोथ आर ट्रू। लेकिन जो हमें क्या देखना है यहाँ पे, म्यूटेशन थ्योरी का पॉइंट क्या है, तो म्यूटेशन थ्योरी का पॉइंट ये है, तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस आर द कॉज ऑफ स्पेसिफिकेशन। द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ, अभी देखा अपन ये क्या है, डॉल्फिन और पेंगुइन दोनों स्विमिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या है बच्चों, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है।
तो दे आर एडाप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आंसर क्या आएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत अपने पास में कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो लंबा वीडियो नहीं करना है अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी, सही है। ओके, एक रूट है, एक ट्यूबर है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्टर, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर जो होमोलॉगस ऑर्गन नहीं है, ये एनालॉगस ऑर्गन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक है, तो ये सही है। आंसर विल बी नॉट ट्रू बोला है, तो ये आंसर आएगा सी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स जो है इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन दिखेंगे, आपको दिखे रहे आपको, ठीक है यहाँ पे। तो ये अच्छे से करके रखिए बच्चों, सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, उसका मीनिंग प्रॉपरली, वो कंसेप्ट का प्रॉपरली आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा ह्यूमन पहले आया, रामापिथेकस पहले आया, ड्रायोपिथेकस पहले आया, निएंडरथल मैन कहाँ पे क्या आया, ये जो सीक्वेंस है ये अच्छे से करके रखिए, ठीक है। सीक्वेंस ही पूछते हैं, और हो सके तो उसकी क्रैनियल कैपेसिटीज जो है वो भी करके रखिए, ठीक है। चार्ट ही बना लीजिए सब कुछ और उस हिसाब से कीजिए। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, फिर से वही आ रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, तो वही है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। रिपीट नहीं, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है देखिए, लेकिन अलग अलग साल हो रहा है, ठीक है, ये अलग अलग साल का एग्जाम्पल, देखिए ऑप्शन आगे पीछे हो गया ना, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय, एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने डिस्प्रूव की? इट इज डिस्प्रूव्ड बाय अल्फ्रेड वेलेस नहीं, चार्ल्स डार्विन नहीं, ओपेरिन नहीं, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। यस, दिस इज द साइंटिस्ट हु डिस्प्रूव्ड द एम्ब्रियोलॉजी। ओके, एम्ब्रियोलॉजी क्या कहती है? ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। ओके, मतलब ऑन्टोजेनी मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो क्या करती है? हमारी फाइलोजेनी मतलब हमारे इवोल्यूशन को बताती है। ओके, जैसे हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा ये कहता था एम्ब्रियोलॉजी थ्योरी, ठीक है, जो किसने प्रपोज की थी? अर्न्स्ट हैकेल ने प्रपोज की थी, लेकिन कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने ओके ये इसको क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, ओके, अभी मैंने आपको तो बताया अर्न्स्ट हैकेल ने ये प्रपोज किया था, तो आंसर आएगा बी। अर्न्स्ट हैकेल कहाँ दिख रहा है? बी। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने इसको क्या किया? डिस्प्रूव किया। यहाँ पे काफी मिस्टेक्स है, वॉन चाहिए वो वॉल हो गया है। Among the following set of example for divergent evolution, select the incorrect option, ठीक है। आपको बच्चों अगर फास्ट लग रहा है ना तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक। Among the following set of example for divergent evolution, select the incorrect option। divergent evolution की रिस्पेक्ट में हमें incorrect ढूंढना है। four limb of man, ओके, एंड बैट एंड चीता, ये सब क्या है? देखिए कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? ओरिजिन एक होना चाहिए और अलग अलग जगह पे जाए, मतलब अलग अलग यूज होना चाहिए उस ऑर्गन का। ओरिजिन एक, यूज अलग, वो क्या है? डाइवर्जेंट है। ओरिजिन अलग अलग और यूज एक ही काम में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो कॉन्वर्जेंट होगा। तो डाइवर्जेंट पूछा है अपने को, इनकरेक्ट पूछा डाइवर्जेंट, ठीक है। तो फोर लिम्ब ऑफ मैन, बैट और चीता, ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। सबका ओरिजिन सेम है, अंदर का स्ट्रक्चर देखिए सबका सेम है, लेकिन सब अलग अलग काम में यूज करते हैं। हम लोग, मैं लिखने के लिए यूज कर रहा हूँ, बैट लिखने के लिए यूज करेगा, क्या उड़ने के लिए यूज करेगा, चीता दौड़ने के लिए यूज करेगा, है ना। हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ये तीनों का ओरिजिन एक ही है, ओके, और तीनों के भी क्या है? फोर चेम्बर्ड ही हार्ट है ना। तो मुझे लगता है कि ये तो एग्जाम्पल ही नहीं बन रहा है किसी का, ठीक है ना। आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ऑक्टोपस, बैट और मैन तीनों का जो है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ओरिजिन तो अलग है। ये ऑक्टोपस और बैट या मैन लेंगे हम तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, हाँ ये जो है बच्चों ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आंसर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये तो एग्जाम्पल ही नहीं किसी का, ठीक है। आई थिंक वी शुड टेक दिस एग्जाम्पल, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ठीक है। तो ये जो है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो किसी इवोल्यूशन का एग्जाम्पल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? कॉन्वर्जेंट का है तो ये डाइवर्जेंट का नहीं है, इसलिए इसको आंसर करेंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ मेनी वर्टेब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके। हमारे बोन स्ट्रक्चर, वर्टेब्रेट के सबके बोन स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? होमोलॉजी का है, एनालॉजी का है, एडाप्टिव रेडिएशन का है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ बर्ड। बर्ड की विंग से होमोलॉगस होना चाहिए, मतलब ओरिजिन सेम यूज अलग। ओके, डॉर्सल फिन ऑफ शार्क नहीं, दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है, बर्ड दिया है ठीक है यहाँ पे। ओके, विंग ऑफ मॉथ, दोनों का काम एक है, ओरिजिन अलग अलग है, तो ओरिजिन तो सेम होना चाहिए ना होमोलॉगस के लिए, ठीक है। हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट नहीं, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल ये भी नहीं आएगा, ठीक। और एक मिनट, इसने क्या पूछा अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ बर्ड। बर्ड के विंग के साथ में होमोलॉगस होना चाहिए, तो फ्लिपर ऑफ व्हेल ये आ सकता है। क्यों आ सकता है बताता हूँ, ठीक, ध्यान दीजिए। इसने डॉर्सल फिन बोला है, डॉर्सल फिन भी जो देखिए, बर्ड जो है वो क्या है, वर्टेब्रेट है, व्हेल क्या है वो भी वर्टेब्रेट है, रैबिट भी वर्टेब्रेट है, शार्क भी वर्टेब्रेट है, ठीक है। तो इन तीनों का ओरिजिन सेम आएगा। अब अपने को क्या देखना है, उसका यूज अलग अलग होना चाहिए, सेम ऑर्गन होना चाहिए, यूज अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। डॉर्सल फिन, लेकिन ये ऑर्गन ही अलग है ना। डॉर्सल फिन जो होता है वो पीछे होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो ये विंग्स के साथ मतलब फोर लिम के साथ में मैच नहीं करना है, दोनों फोर लिम होनी चाहिए, ठीक है। विंग्स ऑफ मॉथ ये फोर लिम है, लेकिन ये मॉथ और इसका ओरिजिन अलग अलग है, ठीक है। ओरिजिन अपने को सेम होना चाहिए। रैबिट का और बर्ड का ओरिजिन सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों अगर वर्टेब्रेट है तो इस हिसाब से अपन उनका ओरिजिन सेम पकड़ेंगे। लेकिन हाइंड लिम और वो विंग जो है वो फोर लिम है, तो ये ऑर्गन अलग अलग है, तो ये भी एग्जांपल नहीं आ सकता है, ठीक है। फ्लिपर ऑफ व्हेल, हाँ फ्लिपर ऑफ व्हेल मैमल है, बर्ड मैमल दोनों वर्टेब्रेट आते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लिपर जो है, फ्लिपर सॉरी विंग जो है वो फोर लिम है, और फ्लिपर भी क्या है, व्हेल के फोर लिम है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, डी आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, किससे रिजल्ट बनते हैं एनालॉगस, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, शेयर्ड एंसेस्टरी, ट्रैवलिंग सेलेक्ट, ठीक है, दैट इज द कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। इससे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिटिंग एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, इसमें से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कौन से वो आपको ढूंढने हैं। टास्मानियन वुल, बॉबकैट मार्सुपियल मोल, ये है क्या, नमबैट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर। फ्लाइंग फैलेंजर जो है ये फ्लाइंग फैलेंजर ये मार्सुपियल ही है, इस देन मोल, फ्लाइंग स्क्विरल नहीं, फ्लाइंग स्क्विरल मैमल, ये मार्सुपियल नहीं है। टास्मानियन टाइगर कैट ये है, लेमूर तो नहीं है, ठीक है, चलो वुल्फ भी नहीं है। इसमें से क्या आएगा, टास्मानियन वुल्फ, बॉबकैट, मार्सुपियल, यस मोल नहीं आएगा, ठीक है। नमबैट आएगा, स्पॉटेड कस्कस, नमबैट, यस आंसर आएगा नमबैट। बॉबकैट जो है वो मार्सुपियल नहीं है, प्लेसेंटल है। नमबैट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर ये आएंगे, ठीक है बच्चों। देखो ये जो बॉबकैट है ये आपका क्या है, प्लेसेंटल है, मोल प्लेसेंटल है, लेमुर और वुल्फ प्लेसेंटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैच द पेयर आ गया, फिर से एडाप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, वही उस पर ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यही टॉपिक बहुत अच्छे से करके रेडी। सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड रेजिस्टेंट herbicides and pesticides, bones of forelimb in man and whale, wings of butterfly and birds, ठीक है। तो पहले एडाप्टिव रेडिएशन देख लेते हैं अपन। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब एंड यही है ना, ठीक है। ये तो नहीं आएगा, रेजिस्टेंट वैरायटीज ये तो नहीं आएगा, ओके। एक मिनट, एडाप्टिव रेडिएशन क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये तो नहीं आ सकता है। बोन ऑफ फोरलिम्ब इन मैन एंड व्हेल, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल है। तो एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल बच्चों यही है, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। हर्बिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से एक ही वैरायटी की अलग अलग वैरायटी बनने लगती है, ठीक है। तो उसे कहेंगे अपन एडाप्टिव रेडिएशन, ओरिजिन एक है, इवोल्यूशन अलग, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये इसका एग्जांपल है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या है, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब ऑफ मैन एंड व्हेल, ये है, ठीक है। तो देख लीजिए इसके हिसाब से आंसर ए का 1, ओके, बी का 3, अरे इसमें तो 4 है और वो तो दिख ही नहीं रहा है अपने को, ओके, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो गया ना, इसीलिए मुझे समझ में नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ टाइप नहीं हुआ है, ओके। तो इसको अपन रिजेक्ट कर देते, छोड़ दीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को।
Which of the following refer to the correct example of organism which have evolved due to changes in the environment brought about by anthropogenic action? हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल ढूंढने हैं विच हैव इवॉल्व ड्यू टू, किसकी वजह से इवॉल्व हुए हैं, एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्शन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए उसके अपने को एग्जांपल देखने हैं, ठीक है। डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागो आइलैंड, डार्विन की फिंचेस भी क्या है, बहुत ज्यादा इवॉल्व है, बहुत सारी टाइप की है, बट दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन, वो नेचुरली इवॉल्व हुए, ठीक है। वहां पे जो नेचर, मतलब डार्विन के जाने से पहले, डार्विन जो थे वो शायद पहले वहाँ के ह्यूमंस थे जो वहाँ पे जाके उन्होंने रिसर्च वगैरह किया, उसके बाद में वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हुई, उसके पहले वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी निग्लिजिबल थी, ठीक है। लेकिन पहले भी वहाँ पे क्या थी, डार्विन फिंचेस थी, तो वो जो थी वो एंथ्रोपोजेनिक की वजह से नहीं हुई है, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, यस, ये जो है ये हमारी वजह से डेवलप होती है, तो ये आएगा आंसर। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ये भी हमारी वजह से ही डेवलप होते हैं। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग, ये भी अपनी वजह से, ठीक है। तो आंसर आएगा 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4 बी आंसर आएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन था ये। अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन्वेड्स अ न्यू एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडाप्टिव रेडिएशन। एक पॉपुलेशन जो नए एरिया में जा रही है और वहां पे भी, ठीक है, तो उसकी वजह से एडाप्टिव रेडिएशन क्या होगा। अब वहां की कंडीशन अलग अलग होगी, तो उनमें उसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग फीचर डेवलप हो गए। तो पुराना जो एरिया था वहां पे भी कुछ पॉपुलेशन है और उसमें से कुछ पार्ट जो है वो नए एरिया में गया है, तो जो नए एरिया में जो गया है ना वो नए एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसमें नए चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, क्या ऑप्शन आ सकते हैं। एरिया विथ मेनी हैबिटेट्स ऑक्युपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडाप्टिव रेडिएशन, कौन सी कंडीशन एडाप्टिव रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एरिया विथ मेनी हैबिटेट्स ऑक्युपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ओके। एरिया विथ लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई, एरिया विथ सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, एरिया विथ मेनी टाइप्स ऑफ वैकेंट हैबिटेट। नहीं, देखिए आंसर क्या आ सकता है, इन दोनों में से आएगा ए बी से। एरिया विथ मेनी हैबिटेट ऑक्युपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे हैबिटेट है वहां पे, ओके, मतलब कई सारी जगह है ना, नीचे भी रह सकते हो, बीच में भी रह सकते हो, ऊपर भी रह सकते हो, बहुत ऊपर भी रह सकते हैं। सो देयर आर वेरियस स्ट्रैटिफिकेशन, तो और वहाँ बहुत सारी स्पीसीज है, तो उससे वहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन नहीं आएगा, ठीक है। एडाप्टिव रेडिएशन कब आएगा, उस एरिया में रिसोर्सेस कम होनी चाहिए, जैसे कि डार्विन्स फिंचेस के लिए हुआ था, छोटी सी जगह थी, रिसोर्सेस कम थे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उस हिसाब से अडॉप्ट किया, राइट, ठीक है। तो एरिया विथ लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स हैविंग वेरी लो सप्लाई ऑफ फूड, ये हो सकता है, ठीक है। तो आंसर विल बी बी, ओके। फूड सप्लाई वहां पे कम है तो क्या होंगे, वो वहां पे क्या होंगे, अलग अलग डेवलप करेंगे वो, अलग अलग, कोई कार्निवोरस बन जाएगा, कोई हर्बिवोरस बन जाएगा, है ना। जैसे डार्विन फिंचेस में क्या हुआ था, देखिए ध्यान दीजिए, वहां पे जब डार्विन गया तो वहां पे बहुत सारी फिंचेस की स्पीसीज थी, उसने देखा कि ये बर्ड की बहुत सारी स्पीसीज कैसे बनी है। तो पहले वहां पे गैलापागो में एक ही स्पीसीज थी, लेकिन वहां पे फूड शॉर्ट होने की वजह से कोई हर्बिवोरस बन गई, कोई कार्निवोरस बन गई, कोई सीड खाने लग गई, कोई फ्रूट खाने लग गई, कोई हवा में उड़ने वाले इंसेक्ट खाने लग गई, कोई जमीन पे जो रेंगते हैं वो इंसेक्ट खाने लगे। इस तरह से उन्होंने क्या किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग किया और कंपटीशन कम की और को एग्जिस्ट करने लग गए, ठीक है। इसकी वजह से उनकी अलग अलग स्पीसीज बन गई, राइट, ठीक है। तो इसे कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, तो आंसर आएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व्ड टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ इवोल्यूशन मे बी रेफर्ड टू एज, ओके। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल भी है और प्लासेंटल भी है और दोनों ने एक जैसा इवोल्यूशन डेवलप किया है, तो उनका ओरिजिन अलग अलग है लेकिन सेम टाइप का इवोल्यूशन किया है, तो उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, साइक्लिकल नहीं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही आंसर आएगा। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी राइज आर, तो वेरिएशन क्या होते हैं, रैंडम एंड डायरेक्शनल, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो ह्यूगो डी राइज का कहना था कि वेरिएशन जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में वेरिएशन आता रहता है, ठीक है। और म्यूटेशन कैसा होता है, सडन होता है और लार्ज होता है और डायरेक्शनलेस होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसने वेरिएशन के बारे में क्या कहा था, स्मॉल एंड डायरेक्शनल कहा था, ठीक है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी राइज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज,
व्हाट इज द मैकेनिज्म? मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन नहीं, साल्टेशन, यस साल्टेशन कहा था उसने, ठीक है, माइनर म्यूटेशन नहीं, फिनोटाइपिक वेरिएशन नहीं। व्हाट इज साल्टेशन? सडन लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड एज साल्टेशन। तो ये ह्यूगो टी राइस का रीजन था इवोल्यूशन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम? तो कौन सा फैक्टर है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है? देखिए ध्यान दीजिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यस अफेक्ट करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट करता है, जीन माइग्रेशन अफेक्ट करता है, कांस्टेंट जीन पुल नहीं, ये नहीं अफेक्ट करता, ठीक है, वेरिएशन इन जीन पुल ये अफेक्ट करेगा। तो आंसर विल बी डी। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। नेचुरल सिलेक्शन ऐसा है कि जिसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। जो मीन कैरेक्टर वैल्यू है, ओके, जो मीन है ना, इसको छोड़ के और कोई, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? डायरेक्शनल कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे उसको अपन? डायरेक्शनल चेंज, डिस्ट्रप्टिव, रैंडम, स्टेबलाइजिंग। इसका आएगा ये डायरेक्शन, ठीक है, या तो वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे, मतलब पॉपुलेशंस आर शिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो मीन को छोड़ के बाकी एक, मीन को छोड़ के किसी एक तरफ जा रहे, दोनों तरफ नहीं, किसी एक तरफ जा रहे, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल। आगे बढ़ते हैं। द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन इज, तो ये बच्चों फाउंडर इफेक्ट के लिए क्या आता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, यस जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है, ओके, ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में आती है और स्मॉल पॉपुलेशन में आपको फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जीन लोकस हैज टू अलील ए एंड स्मॉल ए, ओके। एक जीन के में लोकस है, उसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील कैपिटल ए इज 0.4, देन व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपको क्या दिया है इन्होंने? कैपिटल ए मतलब क्या होता है बच्चों? स्मॉल पी होता है। स्मॉल की वैल्यू दी इन्होंने 0.4, तो आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल क्यू कितना आएगा? p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो कितना आएगा? ये 0.6 आएगा। अब निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल ए। अब आपको क्या निकालना है? कैपिटल ए निकालना है। कैपिटल कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। कैपिटल कितना होता है? p स्क्वायर होता है, ओके। तो p स्क्वायर कितना आएगा? 0.4 इंटू 0.4 स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा ये? 0.16। कैपिटल ए स्मॉल ए ये कितना होता है? ट्वाइस पी क्यू। ये कितना आएगा? 0.48, है ना। कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, इसके हिसाब से वैल्यू डाल के आप, मैं फटाफट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये आएगा क्यू स्क्वायर, तो कितना आएगा अभी ये क्यू की वैल्यू, ठीक है, 0.36, है ना। सो देख लीजिए अभी कौन सा आंसर है यहाँ पे। कैपिटल ए दिया है 0.16, कैपिटल 0.16 कौन सा दिया? ये दिया है यहाँ पे, ये दोनों में दिया है, तीनों में दिया है, ठीक है ना। दूसरा दिया है 0.48, कैपिटल ए स्मॉल ए 0.48, यस ये है, और ये आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करनी है। अ स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg, ओके। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वेट in a species, weight of newborn ranges from 2 to 5 kg. 97% of the newborn with an average weight of 3 to 3.3 kg survives, whereas 99% of the infant born with weight 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg die. Which type of selection process is taking place? Okay, देखिए 2 से लेके 5 तक जो वेट है ना, 3, 4, ठीक है। अब देखिए ठीक से 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, है ना। ये केजी में वेट है। इतना वेट स्पीसीज में बच्चों का रहता है, छोटे जो यंग वंस है उनका रहता है पैदा होने के बाद में 2 से लेके 5 केजी तक, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, 97% of the individuals, newborns with an average weight of 3 to 3.3 kg, 3 से लेके 3.3 मतलब ये तो 3.5 है ना, इससे भी कम यहाँ तक। तो ये इतने ही जो है ना, ये क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। कितने? 97, मतलब मैक्सिमम जो है वो सर्वाइव करते हैं इतनी छोटी रेंज के, ओके।
और सर्वाइव हेयर एज 99%, बाकी 99% कौन से, इन्फेंट बॉर्न विथ वेट ऑफ 2 to 2.5 यहां से, ओके, और 4.5 to 5, ये 4.5 to 5 ये जो है ये मर जाते हैं, ये और ये तो बिल्कुल जीते नहीं, 99% मर ही जाते हैं, ठीक है। एकदम कम वेट वाले और एकदम ज्यादा वेट वाले सर्वाइव नहीं करते हैं, और ये जो एवरेज वेट है बच्चों, बीच वाला, ठीक है, मीन, वो जो है वो ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सिलेक्शन हो गया है, ये है 2 से लेके 5 तक, ठीक है। तो ये कौन सा सिलेक्शन है, आपका ग्राफ जो है, बच्चे जो दिख रहे हैं आपको कौन से दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। तो ये कैसा है बच्चों, ये है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। मीन जब सिलेक्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। सो आंसर आएगा आपका बच्चों डायरेक्शनल स्टेबिलाइजिंग डिस्ट्रप्टिव साइक्लिकल स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस अच्छे समझना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, लार्ज, ठीक है। आंसर आएगा सी, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन विद हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ट्वाइस पी क्यू। आंसर कहाँ है, ये है डी, ठीक है। हेटेरोजाइगस कैसे होते हैं, ट्वाइस पी क्यू। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये पी क्यू कुछ नहीं है। देखिए मैच द पेयर क्या है, देखिए ध्यान देंगे इसमें, मैच द पेयर दिया है, मीजोजोइक ईरा, प्रोटेजोइक, हाँ तो ईरा दिए सारे, और इनके सामने कौन से एनिमल इवॉल्व हुए उस टाइम पे ये दिया है, ठीक है। तो मीजोजोइक ईरा में क्या आएगा, लोअर इन्वर्टेब्रेट, फिश, एम्फीबियन, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल। यस, मीजोजोइक ईरा का आएगा बच्चों 3, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे करके आंसर देखने के लिए डायरेक्ट ए का कहा 3 दिया हुआ है, तो किस में दिया है, ए का 3 इसमें दिया है और डी में दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करके देता हूँ आपको, ठीक है। प्रोटेरोजोइक ईरा ये काफी पुराना है, लोअर इन्वर्टेब्रेट, फिश, एम्फीबियन, मैमल, तो इसमें मैं करूंगा प्रोटेरोजोइक ईरा में लोअर इन्वर्टेब्रेट, ठीक है। काफी ओल्ड ईरा है, तो इसमें लोअर इन्वर्टेब्रेट ये सबसे पुराने एनिमल आएंगे इसमें, ठीक है। सीनोजोइक ईरा ये काफी रिसेंट है, तो इसमें अपन करेंगे यस मैमल, सीनोजोइक ईरा, मीजोजोइक के बाद में सीनोजोइक आता है तो मैमल आएंगे उसमें, ठीक है। और पैलियोजोइक ईरा आएगा फिश और एम्फीबियन का, ठीक है। तो पहले पैलियोजोइक आता है, उसके बाद में मीजोजोइक आता है, उसके बाद में सीनोजोइक आता है, मतलब सबसे रिसेंट कौन सा है, सीनोजोइक ईरा है, ठीक है, सबसे यंग। तो इसलिए ये आंसर आएगा, तो देख लीजिए कौन सा आंसर आता है इसमें। ए का 3 तो कहाँ पे दिया, इसमें दिया है ना, बी में। बी का 1 यस बराबर है, सी का 4, सी का 2 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत हो गया यहाँ पे, अच्छा इसमें देखिए, हाँ इसमें सी का 4 दिया है, डी का 2 दिया है, बराबर है, तो आंसर आएगा आपका डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Given below are the some stages of human evolution, arrange them in a correct sequence, ठीक है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के वही सीक्वेंस लगाना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमन इवोल्यूशन के आप सारे जो मैन है ना, निएंडरथल मैन वगैरह वगैरह सारे, उनके सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो होमो हैबिलिस, होमो सैपियन, होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस, सबसे पहले कौन आएगा, होमो हैबिलिस आएगा, है ना। उसके बाद में कौन आएगा, होमो इरेक्टस आएगा, देन आएगा निएंडरथल मैन, होमो निएंडरथलेंसिस, एंड देन आएगा होमो सैपियन। तो ए डी सी बी, ये ट्रायंगल नहीं है बच्चों, ये ए है, ट्रायंगल टाइप हो गया है, ओके। ए डी सी बी, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। पहले आएगा इरेक्टस, पहले आएगा आपका होमो हैबिलिस, देन इरेक्टस, देन निएंडरथल, एंड देन लास्ट में होमो सैपियन। आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो हमें मैन का जो फॉसिल है, जिसमें जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है वो ढूंढना है। ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी, 1400 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी है। यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बरीड देयर डेड बॉडीज, है ना। तो ये सारे जो फीचर है किसके हैं, होमो हैबिलिस के थे क्या, नहीं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं, होमो इरेक्टस नहीं, ये किसके फीचर थे, निएंडरथल मैन के, ठीक है। तो आंसर इज निएंडरथल मैन, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन, मैच द पेयर है। होमो हैबिलिस देखते हैं अभी, ब्रेन कैपेसिटी दी है, मैंने कहा था ना आपको ब्रेन कैपेसिटी आपको याद करनी है, और वो ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा अभी ये यहाँ पे एक, हाँ ये देखिए, ये जो होमो है ये इधर टाइप हो गया है बच्चों, होमो निएंडरथलेंसिस है ये, राइट, ओके। होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन, राइट। और 900, 350 सीसी, देन 650 एंड टू 800 एंड 1400 सीसी, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि होमो किसकी,
होमो निएंडरथालेंसिस की 1400 सीसी थी, तो बी को मैं लगाऊंगा 1400 सीसी। होमो सैपियन की 1350 है। होमो हैबिलिस जो था वो पहले आया था, तो उसकी आएगी, और होमो इरेक्टस बाद में आया था, तो उसकी आएगी 900 सीसी। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए, थोड़ा स्पीड से अपना लेक्चर हुआ है आज। ओके, आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आया वो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, या फिर कमेंट में बताइए अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टॉप करते हैं। आप लोग और भी क्वेश्चन है इवोल्यूशन के, आप पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, कुछ डाउट आए तो पूछते रहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। आप पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।